कर खुदी को बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, कर खुदी को बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, और खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सिर्फ चुनावों के अंदर जातियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके जातियों के नाम के साफे उनके आयोग गठित करके उनको अध्यक्ष बनाकर सिर्फ पब्लिक को पालतू तीतर की तरह उसको यूज में लेकर बाकी लोगों का शिकार करते हैं। ऐसी दोकली सरकारों के खिलाफ हमें सरकार के विरुद्ध भी काम करना है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर ऐसे निगमों को, ऐसे अध्यक्षों को बनाने से मतलब ही क्या है? क्या उनको सिर्फ सुख सुविधाएं दी जाए? सरकार बचाने वालों को सिर्फ इनाम के स्वरूप में पुरस्कृत किया जाए? ऐसी सरकारें, ऐसे नुमाइंदे हमें, ऐसे बोर्ड के निगम हमें नहीं चाहिए। जो प्रतिनिधि हमारा बनता है वो प्रतिनिधि जवाबदेही होना चाहिए। फतेहपुर किसी भी पार्टी से बंधी हुई सीट नहीं है। फतेहपुर का मतदाता हर बार परिवर्तन चाहता है। यहाँ किसी की बपोती नहीं समझते। फतेहपुर की जनता किसी की बद्दुआ मजदूर बन के नहीं रहना चाहती। शादी का कार्ड दे के आ जाते, नेताजी आए हमारे घर आ जाएं, मैयत में आ जाएं हमारे घर आ जाएं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या जनप्रतिनिधि इन्हीं कामों के लिए है? गरीब व्यक्ति के झोंपड़े में जब तक अंधेरा हो रहेगा तब तक ये अमृत महोत्सव निरर्थक साबित होता रहेगा। सरकारें सिर्फ योजनाएं बना रही हैं। योजनाओं को फलीभूत करने के लिए बहुत से बोर्ड निगम ऐसे हैं जिनके यहाँ आज तक कभी सरकार ने 5 पैसा दिया ही नहीं। फतेहपुर के विधायक हाकम अली के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, काम भी अपने लोगों का ही करते हैं। एक ट्रेड बन के रह गया है कि भाई एक तरफ मंदिर की बात करते हैं और एक तरफ अन्य बातों की बात। न तो सीकर सांसद यहाँ कभी ध्यान देते हैं और न कभी झुंझुनू सांसद यहाँ ध्यान देते हैं। जो सांसद निधि होती है उसका कभी यहाँ खर्च ही नहीं हो पाता। तो एक तरफ से ये सौतेला विहार फतेहपुर की जनता के साथ आज तक होता रहा है। हमने लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे। मैंने मांग रखी, फतेहपुर 2 भागों में बटा। एक भाग के लोग 8 रुपये किलो चीनी खा रहे थे और एक भाग के लोग 44 रुपये किलो चीनी खा रहे थे। राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उन पे भी लागू किया जाए। राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधि बैठते हैं, विधानमंडलों में जो प्रतिनिधि बैठते हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू की जाए। पोस्टर लगाए जाते हैं और फिर दूसरी योजना जाती है तो पुराना पोस्टर उतार देते हैं, नया लगा देते हैं। कभी इन्होंने कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया, कभी किसानों को इकट्ठा करके उनकी योजना उनको नहीं बताई, कभी मजदूरों के लिए इन्होंने योजना के बारे में विस्तार से कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाया, आम मजदूर को बुलाया तक नहीं। अफसरशाही लोग आम आदमी को अपने ऑफिस के अंदर दाखिल तक नहीं होने देते। यहाँ का अफसर सीधा सा काम समझ रहा है कि यहाँ के लोगों को हमें यहाँ की योजनाओं को बताना ही नहीं है। कि जो सत्ता की कोठरी की चाबी लेके सत्ताधारी सफेद पोश जो लोग बैठे हुए हैं अपने सिर्फ लोगों को फायदा दिलाने के लिए, वो फायदा एक व्यक्ति को नहीं समूह को मिलना चाहिए, पूरी जनता को मिलना चाहिए। किसी भी अस्पताल में जाकर एक आदमी 2 केले पकड़ाता है, विडम्बना देखिए कितनी बड़ी है। 2 केले पकड़ाता, फोटो खिंचवाने वाले 8-10 लोग होते हैं। क्या दिया है? मजाक उड़ाते हैं ये लोग। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ T24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो किसी को स्टार बना देती है तो किसी को स्टार बने हुए से 0 पे ला देती है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स बैठे हैं जो सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बन गए हैं। फतेहपुर विधानसभा की राजनीति में यूं कहीं भूचाल सा आ गया है। अक्सर फतेहपुर की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति किस्म रहती है, लेकिन आज हमारे साथ जो सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं गुलाब जी अलबेला साहब, इनसे जानते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ। क्योंकि एक कहावत चलती है, जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है। तो आज इनके साथ युवा, जो फतेहपुर की राजनीति का युवा है, वो सारा युवा इनकी तरफ झुक गया है। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्या कुछ आपने किया, इन सब के बारे में जानेंगे। और फतेहपुर की राजनीति में जो विकास के कार्य हैं वो कहाँ तक हैं, इनकी क्या देखरेख है, उन सब के बारे में जानेंगे। आइए, नमस्कार सर, आपका RJ T24 पर स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिधर युवा चलता है उधर जमाना चलता है।
रातों रात आप सोशल मीडिया के स्टार बन गए, फतेहपुर की राजनीति में यूं कहें एक अचानक से आपका नाम नीचे से लेकर ऊपर तक चला गया है, ये कैसे हुआ? देखिए, जहां एक व्यक्ति मिशन लेके चलता है और वो मिशन सशक्त और सच्चा हो तो लोग उससे जुड़ते हैं, विशेषकर युवा। आज का युवा भारतीय राजनीति में एक जिज्ञासु रखता है, जहां ईमानदारी की बातें आती हैं, जहां लोग भ्रष्टाचार मुक्त की बात आती है। तो आज का युवा परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशीलता के कारण आज का जो युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो स्वच्छता अपने आप में ढूंढ रहा है। भारतीय राजनीति में स्वच्छता ढूंढने के कारण मेरे से लगातार आज का युवा है जो अपेक्षा रख रहा है कि आज के जो दूषित वातावरण में राजनीति जहां बड़े लोगों के घरों में एक बंद तिजोरी में बंद रह गई है, मैं ये कहूँ कि जहाँ सिर्फ कॉमर्शियलता, राजनीति मात्र कॉमर्शियलता बंद कर रह गई है, वहीं मेरे जैसे जो कार्यकर्ता हैं वो रोड पर चलकर और आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो आम जो युवा हैं उनकी भी एक अपेक्षा होती है कि हम ऐसे आदमी से जुड़ें जो निष्पक्ष हो और निर्धन हो चाहे, मगर कुछ जानकार हो। जी, मैं एक चीज़ और आपके बारे में जैसे खोज रहा था तो मैं यहाँ पे लोगों से पूछा मैंने कि आप एक फतेहपुर शेखावाटी के मार्केट में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, तो राजनीति में इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों है और आपने चुनाव भी लड़े हैं? देखिए, मेरा राजनीतिक रुझान बाल्यकाल से रहा। मैं जब प्राथमिक स्कूल में, चमड़िया प्राथमिक स्कूल में जब अध्ययनरत था तो यहाँ एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश को हिला के रख दिया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया गया था यहाँ। कौन थे वो लोग? कुछ असामाजिक तत्व। कृष्णा पाठशाला के मैदान में ये घटना हुई। उसके बाद उस घटना को लेकर एक आंदोलन हुआ और मैं उस आंदोलन में प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं को छोड़कर भी उन सभाओं में मैं जाया करता था। तब एक बात आई थी कि यहाँ ऐसा माहौल है, मेरा दिन प्रतिदिन भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज के प्रति एक आत्मसमर्पण सा हो गया और मेरा रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तब से लेकर मैं आज तक एकमात्र एक लक्ष्य बना के रखा। इस विषय को लेकर मेरे गुरुजी थे सीताराम जी जांगीड़, उन्होंने, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और उनके जो शब्द हैं वो आज भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। इसलिए मैं लगातार एक प्रयासरत रहा हूँ और जहाँ मेरा प्रयास रहा वहाँ लोगों का मुझे बहुत ही भरपूर सहयोग है, वो मिलता रहा है। जी, आप कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया आपने, तो कांग्रेस पार्टी की छोड़ दी फिर? देखिए, बड़े पार्टियों के अंदर छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों की कोई सुनाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो उन कार्यकर्ताओं को बड़े सपने दिखाए जाते हैं, हमारा ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल के लिए हम अपनी जी जान लड़ा देंगे, मगर होता कुछ नहीं है। कल जो कार्यकर्ता किसी आदमी के लिए बूथ के ऊपर दिन रात मेहनत करता है, उसके जैसे चुनाव संपन्न होता है, फिर कोई छोटा चुनाव आता है या बड़ा चुनाव आता है, तो हर कार्यकर्ता एक अपेक्षा रखता है कि इस चुनाव में कम से कम हमसे कोई पूछकर कोई बात तय होगी, मगर ऐसा होता नहीं है। आला कमान अपना आप ही आला कमान बन जाते हैं लोग, जो चुनकर प्रतिनिधि जाते हैं वो आला कमान की तरह सिर्फ हुक्मरान बनकर रह जाते हैं और उन हुक्मरानों की वजह से जो पार्टी की रीति नीति है वो नीचे जड़ तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल टूट जाता है और वो फिर इधर उधर अपना या तो राजनीतिक परिदृश्य से मुंह मोड़ लेते हैं या फिर वो किसी अन्य पार्टी या अन्य संगठन के प्रति काम करना शुरू कर देते। कितने समय से राजनीति में हैं? मैं पिछले 33 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। क्या किया आपने फतेहपुर के लिए? मैंने फतेहपुर के लिए समय समय पर काफ़ी आवाज़ें उठाई हैं
जिसमें सबसे पहले पोत यहाँ का जो ताना बाना था 1989 में यहाँ का एक सांप्रदायिक स्वार्थ के प्रति जिस ढंग से यहाँ का माहौल खराब हुआ, लोग दो भागों में बटे। मुहर्रम का जुलूस जहाँ सिक्कर चूरू झुंझुनू में जहाँ यहाँ का प्रसिद्ध था, उस मुहर्रम के जुलूस में भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक हालात पर पैदा की गई और उपद्रव हुआ। उसके दरमियान यहाँ लगभग 9 दिन बाजार बंद रहे। उस वक्त में फतेहपुर 2 भागों में बटा। एक भाग के लोग 8 रुपये किलो चीनी खा रहे थे और एक भाग के लोग 44 रुपये किलो चीनी खा रहे थे। ऐसे में जो मजदूर तबके के लोग थे उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। एक दूसरे के इलाके में जाकर व्यापार नहीं कर पा रहे थे। उस हालात को मैंने नज़दीकता से देखा, क्योंकि आज भी मैं मजदूर वर्ग से हूँ, और वो हालात मैंने जब जाने तो मैंने एक विश्वास के साथ मेरे कुछ साथियों को साथ लेकर एक समिति गठित की और उस समिति के माध्यम से हमने लोगों की सेवा के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काम शुरू किया। जहाँ पे भी जल से जुलूस किसी भी संप्रदाय विशेष के काम हो, अपने चाहे हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो या अन्य कोई भी समाज का, यदि कोई फंक्शन है तो हमारे पास हमने कभी धन की ओर ध्यान नहीं दिया, हमने सेवा की ओर ध्यान दिया। और हम सबसे पहले पहुंच सेवा के रूप में लोगों के पास ट्रैफिक व्यवस्था करनी, साफ सफाई की व्यवस्था के अंदर अपना योगदान रखते थे और उनको जल की जो व्यवस्था थी कहीं से भी 2 बाल्टी पानी के ले लेते थे, लोटा ले लेते थे और लोगों को जल की सेवा करते थे। और पूरे जुलूस के साथ जो दिन भर जो जुलूस होता था उसमें अपनी सेवा प्रदान करते रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर शिव शक्ति सेवा समिति के नाम से जो संस्था हमने गठन की, ख्याल आया कि यदि एक नाम एक वर्ग विशेष की बात रहेगी या एक धर्म विशेष का जो नाम है, इसको सर्कुलाइजेशन नाम दिया जाए, तो हमने इसका नाम भारतीय मित्र मोर्चा के नाम रखा और उसकी सेवा आज भी सतत जारी है। इसके बाद लगातार हमने, चाहे परिसीमन की बात आई हो तो हमने फतेहपुर की जनता के लिए परिसीमन के अंदर हमने मांग रखी कि भाई फतेहपुर को या तो सीकर के अंदर जोड़ा जाए या फिर झुंझुनू के अंदर जोड़ा जाए। ये नहीं कि यहाँ लोगों का तो कहना है कि अपने राजनीतिक वोटों की जो गणना थी उसके आधार पे किया गया था। नहीं, ये तो राजनीतिक गणना के आधार पे किया जाता है, मगर जहाँ सांसद निधि की बात आती है, विकास की बात आती है, तो यहाँ न तो सीकर सांसद यहाँ कभी ध्यान देते हैं और न कभी झुंझुनू सांसद यहाँ ध्यान देते हैं। जो सांसद निधि होती है उसका कभी यहाँ खर्च ही नहीं हो पाता। तो एक तरफ से ये सौतेला विहार फतेहपुर की जनता के साथ आज तक होता रहा है। हमने लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे, मैंने मांग रखी और वो मांग अब फुल फॉर्म में रहेगी। मिशन होगा 2026, जब परिसीमन आयोग लागू होगा और इसकी रिपोर्ट लागू होगी तो फतेहपुर एक अलग अस्तित्व में खड़ा नजर आएगा। हमने अभी फतेहपुर से जो 2 ट्रेनें निकलती हैं उसके लिए काम किया है। फतेहपुर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो एक बहुत बढ़िया स्टेशन तैयार होगा। सरकार ने हमारी मांग मानी है। 15 करोड़ रुपये फतेहपुर स्टेशन के विकास के लिए हमें फतेहपुर में मिले हैं, जो हमारे प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। सरकारी महाविद्यालय की मांग हमने रोड पे उतर के मांग रखी, आंदोलन हुआ और यहाँ का जो कॉलेज का जो आंदोलन था वो एक मुखारबिंद आंदोलन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री महोदय भी आई। तो पूरे शहर के अंदर से, पूरे जनपद, अपने पूरे ब्लॉक स्तर से एक आवाज़ उठी कि फतेहपुर को कुछ नहीं चाहिए, आप एक सरकारी कॉलेज दे दो। मगर पूर्व सरकारों की हट धर्मता के वजह से काफ़ी समय तक कॉलेज का मुद्दा लंबित रहा। जी, एक चीज़ जानता हूँ, फतेहपुर में कांग्रेस का ही राज रहा है लंबे समय से, क्या कार्य देखते हैं? नहीं, फतेहपुर में कोई कांग्रेस 15-20 साल की बात करें तो नहीं, 15-20 साल तो एक अपवाद रहा है। मैं आपको बताऊं, फतेहपुर तो एक अपवाद रहा है। यहाँ किसी पार्टी का एकाधिकार नहीं है। यहाँ लोग नई नई पार्टियाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी
यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। जैसे मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम गफ्फार खान जी यहाँ से एमएलए रहे, उसके बाद में बालूराम जी रहे, आलम अली खान जी अलग अलग पार्टी से 2 बार जनता पार्टी और स्वतंत्र पार्टी से 2 बार प्रतिनिधित्व किया है, कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी ने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ जनता दल से भी यहाँ चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीती है, कांग्रेस भी चुनाव जीती है। फतेहपुर किसी भी पार्टी से बंधी हुई सीट नहीं है। फतेहपुर का मतदाता हर बार परिवर्तन चाहता है। क्यों? क्योंकि फतेहपुर का मतदाता हर व्यक्ति को मौका देता है। यहाँ किसी की बपोती नहीं समझते। फतेहपुर की जनता किसी की बद्दुआ मजदूर बन के नहीं रहना चाहती। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इतने जो कार्यकाल रहे हैं, आपने जैसे बताया कॉमरेड त्रिलोक सिंह जी का, कांग्रेस का, भाजपा का, इन सब कार्यकालों के बीच में सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा है, या आप किसे मानते हैं? देखिए, अपनी अपनी जगह सभी ने अपना काम किया है। मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ठीक है। रही बात कि जो बाहर के लोग आए, यहाँ जैसे काफ़ी एमएलए आए हैं, वो बाहर ही आए हैं, और जब कभी यहाँ सत्ताधारी दलों से कभी पाला पड़ा नहीं, तो काम करने वाला आदमी भी फिर जो अभी जो ट्रेड चल रहा है वो सिर्फ ट्रेडिंग का ट्रेड चल रहा है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई विशेष काम कर पाए। हमारे सबसे अच्छे एमएलए की बात करें तो स्वर्गीय आलम अली खान जी, जो एक बहुत साधारण रूप से एमएलए के तौर पे रहे। उनके लिए ये कहा जाता था कि जैसे आज मैं घूम रहा हूँ वैसे उस समय का एमएलए घुमा करता था। लोगों का कहना सुनते हैं कि आलम अली जी हैं, वो जब भी किसी व्यक्ति के यहाँ उनके सिग्नेचर की या कहीं पे भी जरूरत पड़ी तो वो कहीं पे भी खड़े होकर अपनी मोहर निकाल के उनका काम करते थे। तो एक आम आदमी तक पहुँच का जो कार्य था वो आलम अली जी का बेहतर काम रहा है यहाँ। और बात करें कि शिक्षित वर्ग से, यदि बात करें शिक्षित और शिक्षा के क्षेत्र से, तो मैं ये श्रेय देना चाहूँगा स्वर्गीय बालूराम जी को, जिनकी बदौलत फतेहपुर के अंदर शिक्षा के और आवास के अभाव में जो छात्र यहाँ रह नहीं पाते थे, उनके सर पर छत खड़ी करने का बीड़ा उठाने वाले स्वर्गीय बालूराम जी चरण सिंह छात्रावास की स्थापना की, चौधरी चरण सिंह जी की स्थापना की, बाकी भी बहुत काम किए। और अब तो जो ट्रेड है सिर्फ ओनली फॉर एक ट्रेड बन के रह गया है कि भाई एक तरफ मंदिर की बात करते हैं और एक तरफ अन्य बातों की बात करते हैं। मैं यही पूछने वाला था, 2018 का चुनाव हुआ था, मंदिर और मस्जिद पे हुआ था, या यूं कहें अली और बली पे हुआ था। नहीं, ये जो बात है अली और बली की जो बात है, मंदिर और मस्जिद की बात है, भगवान सबके आराध्य होते हैं। ईश्वर चाहे किसी भी रूप में हो, किसी संप्रदाय किसी भी रूप में उसको मानता हो, लेकिन ईश्वर एक है, निराकारी है। लोग जहां अपने ट्रेंड बना रखे हैं, दुकानें बना रखी हैं, ऐसी दुकानें होने की वजह से ही आज का युवा ऐसी बातों से ऊब चुका है। वो धरातल पे देखना चाहता है। आज का युवा धर्म के नशे से मुक्त होना चाहता है। इस धर्म के नशे से मुक्त होने की वजह से आज का युवा स्वच्छ राजनीति की ओर ताक रहा है। फतेहपुर के विधायक हाकम अली के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, सभी, मैं किसी के अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, काम भी अपने लोगों का ही करते हैं। ऐसे इनका मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरी थीम ये है कि कर खुदी को बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, कर खुदी को बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, और खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो यदि मैं इनके क्रियाकलापों पर ध्यान देता रहूँगा बाकी लोगों के, तो शायद मैं रास्ता भूल जाऊँगा, और मैं रास्ता भूलना नहीं चाहता। मैं जनता के बीच में और जनता के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ।
किसने क्या किया मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूँगा मुझे उस बात से सरोकार है। क्या लगता है जो 30 साल का जो आपने जो मेहनत की उसका फल अभी मिलने वाला है? क्या लग रहा है जो ये ट्रेंड चल रहा है, युवा आपके साथ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है देखिए 30 साल बदल से पाएगा ये फतेहपुर के इतिहास को? मैं आपको बताऊं कि मैं जो 30 साल से इस सेवा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं, लोगों का स्नेह प्यार मेरे को हमेशा मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आदमी छूने के लिए आसमान दौड़ता रहता है, मगर आसमान भी आदमी को छूने के लिए उतना ही तत्पर रहता है। इसलिए दोनों ओर से एक ही कयास होते हैं कि मैं आदमी को छूऊं और आदमी आसमान को छुएं। ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे पास। जनता भी चाहती है, जनता का स्नेह है। सबसे बड़ी बात है, मुझे जनता ने सब कुछ दिया है आज तक। उनके प्रयासों से, उनके स्नेह की वजह से मैं लगातार दौड़ता रहा हूँ। नहीं भला कौन आदमी, ये मानिए कि 2012 में 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर मैं फर्स्ट चुनाव लड़ा था और उस वक्त में मेरे 12 वोट आए। मैंने उन 12 वोटों को तुच्छ ना समझते हुए जनता का आशीर्वाद मानकर उसके प्रति वफादार बन के लोगों के बीच रह के काम करना शुरू किया और उस 12 से आज हजारों की संख्या में जो मतदाता मेरे से जुड़े हुए हैं वो उसी का फल है। इसलिए जनता मेरे को हमेशा देती रही है, फल तो हमेशा ही मिलता रहा है और ये फल ही तो चख रहा हूँ। इसी का तो मेरे साथ जुड़ाव है और जुड़ाव होता रहेगा। फतेहपुर में मुद्दे क्या रहने वाले हैं? फतेहपुर के अंदर बहुत से मुद्दे हैं। फतेहपुर में तो काम वैसे हुआ ही कहाँ है? जनरली काम होना कोई काम नहीं है। रोड बना दी, बल्ब लगा दिया, ये काम नहीं है। लोगों को भुलावनी देने वाली बात है। बजट अपने लोगों के माध्यम से काम करवाना, अपने लोगों के बीच के अंदर प्रचारित करवाना, अपने लोगों को महत्व देना। झोपड़े तक आज तक बल्ब चसाई ही नहीं है। जिनके यहाँ 4 गाड़ियां थी उनके घरों के आगे 8 गाड़ियां हो गई, मगर झोपड़े के अंदर आज भी अंधेरा है। आज मैं प्रत्येक आदमी की बात करूं तो यहाँ के जो अफसरशाही लोग हैं, अफसरशाही लोग आम आदमी को अपने ऑफिस के अंदर दाखिल तक नहीं होने देते। यहाँ के अफसरशाही के बीच में और यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मैन के बीच में कोई फर्क नहीं है। यहाँ का अफसर सीधा सा काम समझ रहा है कि यहाँ के लोगों को हमें यहाँ की योजनाओं को बताना ही नहीं है। सबसे बड़ा जो काम है, जो योजनाएं हैं, जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए, जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, वो लाभ दिलवाना नहीं चाहते। सिर्फ योजनाओं की खाना पूर्ति करने के लिए पोस्टर लगाए जाते हैं और फिर दूसरी योजना जाती है तो पुराना पोस्टर उतार देते हैं, नया लगा देते हैं। कभी इन्होंने कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया, कभी किसानों को इकट्ठा करके उनकी योजना उनको नहीं बताई, कभी मजदूरों के लिए इन्होंने योजना के बारे में विस्तार से कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगाया, आम मजदूर को बुलाया तक नहीं। कहाँ काम हुआ है? काम तो वहाँ है। अरे आज बीमा कंपनी वाले लोग, एक आदमी खाता खुलाने के लिए बैंक में जाता है, उसके बीमा कंपनी वाले पहले उसकी पॉलिसी काट लेते हैं। एक एटीएम जारी होता है, उसकी पॉलिसी काट लेते हैं। श्रीमान जी, अभिषेक जी, कितनी विडंबना की बात है। मैं आपको बताऊं कि उस पॉलिसी काटने के बाद में उसको क्या फायदा होने वाला है, आज तक किसी ने बताया किसी को? आप भी पत्रकार हैं, किसी नेता ने आपको बताया कि हमारी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न पॉलिसियां चल रही हैं जिसका लाभ आम जनता को ये मिलेगा? हमें उन पॉलिसियों को, उन अफसरशाहियों को उनके ऑफिसों से निकाल कर जनता के बीच तक लाने का मुख्य उद्देश्य होगा। उसी उद्देश्य पे हम काम करेंगे और उस उद्देश्य के जिस दिन अफसर
मजदूर के झोंपड़े में पहुंचेगा, जिस दिन अफसर खुद चल के लोकतंत्र प्रहरी के प्रतिनिधित्व को अंदर टेकिंग काम करते हुए उसका विचार लेकर पूरा लवाजमा जब आम किसान के खेत में जाएगा तब उसको लाभ मिलेगा जी। और हम ये चाहते हैं कि जो सत्ता की कोठरी की चाबी लेके सत्ताधारी सफेद पोश जो लोग बैठे हुए हैं, अपने सिर्फ लोगों को फायदा दिलाने के लिए, वो फायदा एक व्यक्ति को नहीं समूह को मिलना चाहिए, पूरी जनता को मिलना चाहिए। और फतेहपुर की जनता की जो लड़ाई शुरू हुई है, फतेहपुर के युवाओं की जो लड़ाई है, वो इसी बात की लड़ाई है। आज काम छोटा सा करते हैं, कहीं कोई फंक्शन करते हैं, कहीं कोई जन्म तिथि के ऊपर किसी भी अस्पताल में जाकर एक आदमी 2 केले पकड़ाता है। विडंबना देखिए कितनी बड़ी है, 2 केले पकड़ाता, फोटो खिंचवाने वाले 8-10 लोग होते हैं। क्या दिया है, मजाक उड़ाते हैं ये लोग। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ समाज के लिए कहते हैं कि हमें हमारे धर्म के अध्ययन करने वाली जो अध्याय हैं, हमें जो प्रेरणा देती हैं, गीता और कुरान जैसी पुस्तकें, भागवत जैसे अध्याय हमें अपने आप को स्वच्छ करने और विवेक से काम करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण जैसे व्याख्या करते हैं, पैगंबर साहब ने जैसे व्याख्या की है कि हे मेरे अनुयायी, मेरे को मानने वाले, मेरे को याद करने वाले, उस मालिक को याद करने वाले, तेरी सेवा तभी सार्थक होगी जब तू एक हाथ से कोई काम करे और दूसरे को पता भी ना चले। तो काम करने का तरीका वो होता है, जहाँ प्रचार करने की जरूरत है वो तो करते नहीं जी, लोगों के बीच जाते नहीं, काम करना चाहते नहीं है, ओनली फॉर फोटो खिंचानी चाहती है। और जनता भी देखिए, हमारे बुजुर्गों के साथ में भी यही हुआ कि नेताजी आए, शादी का कार्ड दे के आ जाते हैं, नेताजी आए हमारे घर आ जाएं, मैयत में आ जाएं हमारे घर आ जाएं, कोई अन्य कोई फंक्शन हो, बच्चे का कोई उत्सव वगैरह हो तो हमारे घर आ जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनप्रतिनिधि इन्हीं कामों के लिए है? जनप्रतिनिधि का दायित्व है आप जाइए, जाने के लिए हम ये नहीं कहते कि वहाँ जाइए मत, जाइए, मगर वहाँ जाते हैं तो जिस कम्युनिटी में जहाँ बैठते हैं उससे जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में वहाँ बताइए, वहाँ से डाटा कलेक्ट करें कि किसके यहाँ अभावग्रस्त आदमी है, कौन किस योजना का किसको लाभ मिल सकता है, उन योजनाओं का लाभ दिलाएं। जबकि होता उल्टा और है, आलाकमान तय कर देता है कि हमारी सरकार बनने में फला पार्टी ने हमें चंदा दिया है, फला पार्टी ने हमें डोनेशन दिया है, उस डोनेशन के बदले हमने बीमा कंपनी वालों को 52% FDI दे दी है, प्राइवेट सेक्टर में हमने रोड दे दी है, प्राइवेट सेक्टर में हमने हॉस्पिटल बांट दिए हैं, अब तो प्राइवेट सेक्टर में लोग स्कूलें भी बांटने शुरू कर दिए हैं। कितनी विडंबना की बात है। सरकार संचालन नहीं कर सकती। जब आप टूरिस्ट भी पूरा टूर बना के बाहर जाते हो, अब बीमा कंपनी वालों को ले जाते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले जाते हो, जो मतदाता आपको मतदान करके सदन में भेजा है, विधानसभा में भेजा है, लोकसभा में भेजा है, उसका उत्तरदायित्व बढ़ने के लिए आपको जनता के अंदर, लोकसभा और जनता के बीच की जो दूरी है उसको ख़त्म करने की जरूरत है। नहीं कि आप सिर्फ गाड़ियों के अंदर महंगा पेट्रोल फूंक कर, महंगे पेट्रोल फूंकने के बाद में सिर्फ उनके बीच में जाके हाथ मिला के आ जाने से लोगों का भला नहीं होगा। लोगों का भला रूबरू जाके मिलेंगे, योजना बताएंगे, योजना का लाभ दिलाएंगे और एक जवाबदेही स्थिति पैदा करेंगे। जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि स्थानीय स्तर पे काम कार्यरत सरकारी नुमाइंदों को समय समय पर बुलाकर उनकी क्लास ली जाए
कि आखिर आप लोगों ने अब तक इस विषय पर इन योजनाओं में कितने लोगों का काम किया है, किन किन योजनाओं के प्रति लोगों को लाभ दिया है, इसके बारे में उनके क्लास ले जाए। और जहां योजनाओं की बात है तो संगठन सहित प्रतिनिधि भी लोगों के बीच में जाए, इमेज बनती है इससे। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से फतेहपुर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं फतेहपुर के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे फतेहपुर के लोगों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुँच रही है अभिषेक जी, मैं सभी फतेहपुरी नहीं जनपद और पूरे देश की जनता से आग्रह करूँगा कि हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है और तटस्थ रहकर काम करते हुए मतदान के दिन हमें किसी भी नाग देवता की बम्बी पूजने की जरूरत नहीं है, किसी नाग को सांप को दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। चुनाव में जो लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उन ट्रेडिंग करने वालों से सावधान रहना है और स्वच्छ राजनीति के लिए झोपड़े से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति का आप लोगों को साथ देना है। आप लोगों को ईमानदारी के साथ एक अपेक्षा रखनी है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के इच्छुक है, उनका आप सहयोग करें। बल्कि चाहे मैं हो, चाहे अन्य कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी दबाव समूह का हो, यदि आप जिस पर विश्वास करते हैं उसको ठोक बजाकर पूरी बात तय करने के बाद में तय कीजिए कि आप करोगे क्या। ये नहीं कि आज हम एकता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सभी के सम्मान की बात करते हैं, और जब जरूरत पड़ जाए तो अलग अलग झंडों में बट जाएं, अलग अलग निशानों में बट जाएं, अलग अलग धर्मों में बट जाएंगे। यदि हम अलग अलग धर्मों में बटेंगे, अलग अलग निशानों में बटेंगे, अलग अलग पताकाओं में बटेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हम आज अमृत महोत्सव हमारी सरकारें मना रही हैं, मगर इस अमृत महोत्सव का तब तक सफल नहीं होगी जब तक मजदूर के, गरीब व्यक्ति के झोंपड़े में जब तक अंधेरा हो रहेगा, तब तक ये अमृत महोत्सव निरर्थक साबित होता रहेगा। सरकारें सिर्फ योजनाएं बना रही हैं, योजनाओं को फलीभूत करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर जहां मंत्रिमंडल के 30 सदस्य होते हैं, इसके अलावा राजस्थान के अंदर 90 से ज़्यादा बोर्ड और निगम होते हैं। उन बोर्ड और निगमों में बहुत से बोर्ड निगम ऐसे हैं जिनके यहाँ आज तक कभी सरकार ने 5 पैसा दिया ही नहीं। सिर्फ चुनावों के अंदर जातियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके जातियों के नाम के साफे उनके आयोग गठित करके उनको अध्यक्ष बनाकर सिर्फ पब्लिक को पालतू तीतर की तरह उसको यूज में लेकर बाकी लोगों का शिकार करते हैं। ऐसी दोकली सरकारों के खिलाफ हमें सरकार के विरुद्ध भी काम करना है। ऐसे लोगों को जब हमारे बीच में आए तो उन्हें पूछिए कि आपका कार्यालय क्या है, आप आज तक किया क्या है, आपके कार्यालय के माध्यम से, इन आयोगों के माध्यम से आज तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है। मैं बात करूं माटी कला बोर्ड की, माटी कला बोर्ड में आज तक ये 4था कार्यकाल है। माटी कला बोर्ड के गठन होने के बाद में कभी भी किसी व्यक्ति को काम करने के लिए इस सरकार ने पैसे आवंटित नहीं किए। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर ऐसे निगमों को, ऐसे अध्यक्षों को बनाने से मतलब ही क्या है? क्या उनको सिर्फ सुख सुविधाएं दी जाए? सरकार बचाने वालों को सिर्फ इनाम के स्वरूप में पुरस्कृत किया जाए? ऐसी सरकारें, ऐसे नुमाइंदे हमें, ऐसे बोर्ड के निगम हमें नहीं चाहिए। जो प्रतिनिधि हमारा बनता है वो प्रतिनिधि जवाबदेही होना चाहिए। और मैं मांग करता हूं राजस्थान सरकार से कि आप राइट टू हेल्थ जैसे एक्ट लेके आए, बहुत धन्यवाद के पात्र है राजस्थान सरकार। आगे भी ऐसे एक्ट आने चाहिए। ऐसे एक्टों की एक कड़ी के अंदर राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में एक जवाबदेही कानून एक्ट लागू किया जाए, जिससे जैसे हमने राइट टू रिकॉल एक्ट आया, जो प्रतिनिधि काम नहीं करता है यहाँ की जो मतदाता है उसको वापस भी बुलाया जाता है। मगर ये काम सिर्फ छोटे स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं के स्तर पर रहे। मैं चाहता हूँ कि इनको
लोकसभा और विधानसभा में भी इसको लागू किया जाए। राइट टू रिकॉल लोकसभा और विधानसभा के जो प्रतिनिधि हैं उन पे भी लागू किया जाए। राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधि बैठते हैं, विधानमंडलों में जो प्रतिनिधि बैठते हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू की जाए। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गुलाब जी अलबेला साहब, जो कि फतेहपुर में इन दिनों जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड युवाओं ने लाया है। अब देखना होगा कि ये जो ट्रेंड है कुछ महीनों का रहता है या 2023 के विधानसभा चुनाव में फतेहपुर की राजनीति में कुछ बड़ा कर पाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन्होंने जो इंटरव्यू के अंदर जो बातें कही वो दिल को छूने वाली बातें हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और फतेहपुर की जनता से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अब तक जो विधायक रहे हैं उन सब ने क्या क्या कार्य कराए हैं और आने वाले समय आप फतेहपुर के लिए क्या डिमांड करते हैं, क्योंकि मैं भी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और आप लोगों से यही सवाल करता हूं कि फतेहपुर में क्या क्या विकास के कार्य होने चाहिए और जो हाल ही में जो विधायक हैं हाकम अली खां जी, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।